हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 1/2 होते हैं। जनरली तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो 1/2 नहीं होता है। ठीक है ना। तो उसमें हमने उस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज देखी थी। ठीक है ना। तो हमने साथ में ये भी बताया कि अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसकी एक निश्चित ब्रांच बना दे, तो उस ब्रांच के लिए क्या होता है, ये 1/1 और 2 होता है। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और देखेंगे कि उनका डोमेन और रेंज क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया गया है। क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए इसको पहले से बना दिया गया है। ठीक है। इधर आप लोग साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो। ठीक है ना। बहुत कठिन नहीं है, बड़ा इजी सा ग्राफ है। आप एक सारणी बना लो। ठीक है। ये x, ये y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन x। x की वैल्यू आप पुट करते जाओ। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर x बराबर क्या रखोगे आप, और यहाँ से लेके यहाँ तक और भी मान होते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60। तो उनकी वैल्यूज आप लोगों को पता है क्या क्या होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, फिर साइन 90 पे 1 हो जाता है। फिर इसी तरह से 90 के बाद में आता है 120, 135, 150 एंड 180। ये 180 है पाई का मान। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू को रख के बनाओगे तो ग्राफ बन जाएगा। बहुत मुश्किल ग्राफ नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है। ये साइन एक्स जो डिफाइंड है, वो इसका डोमेन जो है तो सारे रियल नंबर है। सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट करता है। एक्स की वैल्यू हम π/2, π3, π/2, 2π, जितने भी कोण जानते हो जहां तक सब रख सकते हो। बट इसकी रेंज क्या मिलेगी हमको, -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी। मतलब ये साइन एक्स जो है तो ऑनटू फंक्शन तो हो सकता है, ऑनटू, बट ये 1/1 नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पे एंगल्स रखोगे, उसकी इमेज -1 और 1 के बीच में ही बनेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। इसका मतलब कई सारे नंबर्स के, जैसे आप ले लो पाई, ले लो पाई पर 0 पर जाके वो करेगा, इमेज बनेगी। 2π की भी 0 पर इमेज बनेगी। पाई की भी 0 पर इमेज बनेगी। ठीक है ना। -पाई की 0 पर बनेगी। ठीक है। इसी तरह -π/2 की लोगे तो -1 पे बनेगी, π/2 की लोगे तो 1 पे बनेगी, 3π/2, बहुत सारी ऐसे इमेज है। 3π/2 की लोगे तो -1 पे बनेगी, -π/2 की भी इमेज -1 पर बनेगी। मतलब ये 1/1 नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हो, अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने इसका डोमेन यहां से यहां तक ले लिया, ये यहां से यहां तक ले लिया, कितना ले लिया, ठीक है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ले लिया। अगर हम इसका डोमेन जो है तो कहां से ले लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में, फ्रॉम -1 to 1। अगर इतना ले लेते हैं और फिर इसको हम देखेंगे तो ये निश्चित तौर से हमारा 1/1 बनेगा। ठीक है ना। -π/2 पे -1, π/2 पे 1, और इनके बीच में जो भी आते हैं सबके सब मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा 1/1 और 2 बनेगा। ठीक है ना। एक फिक्स फलन का एक विशेष भाग ले लेते हैं, इस ग्राफ का एक विशेष भाग। जरूरी नहीं कि भाई मैं इसी को लेके बनाऊं, इसी को मान लूं। ठीक है ना। हम चाहें तो π/2 से 3π/2 के बीच इस हिस्से को भी ले सकते हैं। इतना हिस्सा भी 1/2 होगा। ठीक है। क्यों होगा, देखो
x की कुछ भी वैल्यू लेते जाएंगे, देखो y के अलग अलग मान हमको मिलेंगे ना, ये ग्राफ से ही पता चल रहा है मान। x की वैल्यू हम कुछ भी लेते जाएं यहाँ से, ये x की वैल्यू रखेंगे ना, और y की वैल्यू ये ग्राफ बता रहा है ये, तो x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, y का ये देखो y के हर बार अलग अलग मान मिल रहे हैं, ठीक है ना। और कैसे पता करते हैं ग्राफ से कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, इस तरह से हम x के सापेक्ष एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस तरह से अगर हम रेखा खींचे और वो हमारे ग्राफ को एक ही जगह पर काटे, x के समांतर एक रेखा खींचे, अगर वो हमारे ग्राफ को एक ही जगह पर काटे, इसका मतलब वो कैसा है, 1 1 है। ये पूरे ग्राफ को देखो 1 2 3 जितने बार बनाते जाएंगे काटता जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि पूरे डोमेन के लिए जब पूरा डोमेन लेते हैं, रियल नंबर्स लेते हैं, तो फिर ये 1 1 नहीं है। बट जब मैंने यहां से यहां तक लिया ये, तो देखो एक जगह पे काटी, चाहे यहां से यहां तक लेंगे तो भी एक जगह पे काट रहा, फिर चाहे हम यहां से लेके ये यहां पे, ये हमारा 5 पाई बाई 2, ये यहाँ पे हमारा 5 पाई बाई 2, यहाँ से लेके यहाँ तक लें तो भी एक जगह पे काट रहा है, चाहे इस साइड आए माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस 3 पाई बाई 2 के लो तब भी एक जगह काट रहा है। मतलब अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू तो पहले से ही था, ठीक है। तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने पर ये क्या हो जाता है, 1 1 ऑन टू हो जाता है। और हम जानते हैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं, प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब वो क्या हो, 1 1 और ऑन टू, ठीक है। तो फिर जब फंक्शन के डिफरेंस पार्ट लिए जा सकते हैं तो मैंने यही भाग क्यों लिया, ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है, मुख्य शाखा। ये मैं नहीं, ये मैथमेटिकल एसोसिएशन ने पहले से ही बता रखा है कि इसको आपको प्रिंसिपल ब्रांच मानना है तो मानना है, इसलिए हम भी इसको क्या मानते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। बाकी तो अगर हमको डिफाइंड करना हो तो हम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में भी अगर इसको डिफाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 1 और ऑन टू है, और 1 1 टू ऑन टू है तो मतलब इन्वर्टिबल है, इन्वर्स हो जाएगा, फिर इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट ये क्या है, ये कहलाती है हमारी प्रिंसिपल ब्रांच, मुख्य शाखा। तो जब हम अब ये देखो आप साइन इनवर्स x पे आ जाओ, ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है साइन इनवर्स x का। ये भी ग्राफ इसी है, कुछ नहीं किया गया है, इस ग्राफ को इस तरह से ऐसा घुमा देंगे, ठीक है। इनवर्स मतलब उल्टा, x अक्ष वाला y अक्ष पे चला जाएगा, y अक्ष वाले सारी चीज x अक्ष पे। तो इसको हमने यूं इस तरह से घुमा दिया, जब इस तरह से घुमा दिया तो हमको ये मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 और -1 x अक्ष पे हो गए, जो कि पहले कोण बता रहा था, अभी ये 1 और -1, और y अक्ष पे सारे कोणों के मान दिए हुए हैं। यहाँ पे देखोगे आप, ये 1 हमने कौन कौन सी ब्रांच की थी, हमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ली थी, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की, ये अभी भी ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लें, x की कोई भी वैल्यू इधर लेते जाए, हमको y का केवल एक ही मान मिल रहा है, ये देखो एक ही मान मिल रहा है, ये एक ही मान मिल रहे हैं। इसके कहीं से भी एक हम समांतर रेखा खींचे, एक ही जगह पे काटेगी, दो जगह पे काटेगी नहीं। तो ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ है, इस तरह से बनाया जाता है। अब देखो ये ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी से ऐसे रखते जाओ, ग्राफ बनाना आप लोगों से आता है, बना भी सकते हो। इसको मैंने पहले से इसलिए बना के रखा था क्योंकि आप लोगों के कोर्स से इस साल ग्राफ हट गया है, ठीक है, कुछ कोर्स कम हो गया है तो ग्राफ भी उसमें से हट गया, इसलिए मैंने इसको पहले से केवल दिखाने के लिए बना के रखा, सामने नहीं बनाया गया है, ठीक है। बाकी बड़ा आसान सा है, आप बना सकते हो इसको, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पे डोमेन में थी वो चीज y में पहुंच गई, मतलब वो कहां चली गई, हमारी रेंज में चली गई। तो फिर जब हम इसका बनाएंगे साइन इनवर्स, ये फंक्शन जो है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका चेंज हो जाएगा। डोमेन क्या हो गया इसका, इसका डोमेन हो जाएगा -1 साइन इनवर्स x, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और रेंज इसकी क्या हो जाएगी -π/2 से π/2, ठीक है। ये रेंज हमारी हो गई -π/2 से π/2। डोमेन क्या हो गया इसका
इसका डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। ये जो x है, x मतलब ये जो x मान रखेंगे, ये जो x लेंगे वो कहां से लेंगे? -1 और 1 के बीच की कोई संख्या लेंगे, ठीक है। तो हमें रेंज में क्या मिलेगा? ये साइन इनवर्स x कहलाता क्या है? साइन इनवर्स का मतलब होता है कोण, ठीक है। साइन इनवर्स का मतलब होता है कोण। त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की क्या डेफिनेशन थी? कि एक ऐसा त्रिकोणमितीय फलन, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कोण को उसके मान के रूप में रिप्रेजेंट कर दे। त्रिकोणमितीय फलन मतलब त्रिकोणमितीय इक्वेशन, समीकरण, जैसे आपका ये sin x हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जो कोण को उसके मान पे रिप्रेजेंट कर दे। ये जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स है, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कोण कहलाता है, ठीक है। उसके मान के रूप में रिप्रेजेंट कर दे, x के रूप में रिप्रेजेंट कर दे, वो कहलाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो साइन इनवर्स है, इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में ये हो गया, जो डोमेन था वो हमारा रेंज बन गया, और जो रेंज था वो क्या बन गया? डोमेन बन गया। तो हमको इससे मतलब तो नहीं था ज्यादा, ये त्रिकोणमितीय था, बट ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पिछले साल तक जो कोर्स था उसमें यहाँ से 5 नंबर का आता था और फर्स्ट चैप्टर से 10 नंबर का आता था, बट अब कंबाइंड करके दोनों चैप्टर से 10 नंबर का कर दिया है। तो मैं भी यहाँ से केवल आप लोगों को मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक नंबर वाले, तो ये चीजें पूछी जा सकती है, यही चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ओके। तो साइन इनवर्स x -1 to 1 एंड -π/2 to π/2 इसकी रेंज हो गई। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, चलिए वो बाद में बताएंगे, वैसे भी देख लो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल ब्रांच। ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं मुख्य मान शाखा, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब हुआ कि अब साइन इनवर्स में कुछ भी मान दिया हो, जैसे मान लो अगर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/√2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू आपको -π/2 से π/2 के बीच में ही लानी है, ठीक है। -π/, इस तरह से वैल्यू निकालनी है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही हमारा आंसर है। ये कहलाता है, ये आगे क्वेश्चन में कुछ करा दूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। इसका डोमेन -1 to 1 एंड रेंज -π/2 से π/2 हो गई, ठीक है ना। अब चलते हैं cos x की ओर और cos x का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने cos x और cos इनवर्स x दोनों के ग्राफ है, ठीक है। बनाना बड़ी इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो x एक्सिस, y एक्सिस, y बराबर क्या है? cos x है। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसी तरह हम क्रमशः जब बढ़ते जाएंगे cos π/6 रखेंगे, π/6 की वैल्यू √3/2, √3/2 मतलब थोड़ा सा कम 1 से, फिर 1/√2 और कम, और फिर 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 0.5 के समथिंग, ये देखो 0.5 मान लो हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया 0.5, और फिर उसके बाद cos 90 पे क्या हो जाता है? 0, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव मार्क्स आते हैं ना, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव वैल्यू होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो फिर जब cos 120 की वैल्यू निकालते हैं तो देखो माइनस में आती है, ये देखो ये सारे मान माइनस की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये माइनस की ओर, नीचे की ओर y माइनस की ओर, ये देखो माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट? ये द्वितीय चतुर्थांश की यहाँ तक की वैल्यू, और ये कहाँ तक की है? तृतीय चतुर्थांश। सेकंड और थर्ड पे cos आपको पता है कि नेगेटिव होते हैं, तो ये देखो नेगेटिव वैल्यू के लिए नीचे है। वैल्यू वही 120, 135, 150 रखोगे तो आपको मान मिलते जाएंगे, और पाई पे मान होता है cos π-1। फिर इसी तरह से जब और आगे बढ़ते जाओगे cos 270 पे जाओगे तो 270 का मान क्या होता है? 0 होता है। फिर आप बढ़ते जाओगे cos
360 पे पहुंचोगे, cos 360 पे इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है ना, cos 270 से लेकर के ये यहाँ पे हमारा 360 और 360 से ज्यादा, ठीक है ना, जो भी मार्क्स है वहां तक के लिए क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। इसी तरह से इधर भी, ठीक है ना, इधर भी अगर हम वैल्यू लेंगे cos -π/2, cos -π/2 पे 0, ठीक है, cos, चूंकि cos -θ बराबर cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या दी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई थी। तो इस तरह से ये ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन r, इसका डोमेन r है और रेंज क्या है, -1 से 1 है, तो ये इस डोमेन के लिए ये फंक्शन 1 1 और onto नहीं होगा। ये चाहे तो हम इस तरह से बना के चेक भी कर सकते हैं कि डिफरेंस वैल्यू के लिए -1 पर ही जाएगा। ये जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम पाई लेते हैं तो भी -1 पे इमेज बनती है, अगर 5π/2 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो भी रहा होगा उसको लेते हैं, 3π लेते हैं तो भी -1 पे इमेज बनेगा, अगर हम -π लेते हैं तो भी -1 पर इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे डिफरेंट इमेज बनती, पाई के लिए 5π/2 के लिए, -π के लिए सब -1 पे इमेज बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे cos 0 पे भी 1 पे बनेगी और 2π पे भी 1 पे इमेज बनेगी। इस तरह से ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। onto हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट, ये सारे जो रेंज के एलिमेंट हैं ये हमारे, वो सबके सब किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज होंगे, तो onto तो होगा बट 1 1 नहीं होगा। आप 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हो, या सीधी सी रेखा x अक्ष के समांतर खींच लो, अगर वो ग्राफ को केवल एक जगह पे काटेगा तो 1 1 है, बट यहाँ पे जब हम सीधी रेखा खींचेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5, मतलब बहुत सारी जगहों पे काटेगा, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इस डोमेन के साथ ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, थोड़ा सा सीमित करेंगे और उस सीमित डोमेन के लिए देखेंगे क्या उस सीमित डोमेन पर ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। onto तो ऑलरेडी था, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ से, ये 0 डिग्री है, 0 से लेकर के पाई के बीच में इतने चीज को लेते हैं, ठीक है ना, 0 से लेकर के पाई तक के बीच का फंक्शन लेते हैं, इतना पार्ट लेते हैं इस ग्राफ का, इतना सब पार्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट वैल्यू के लिए, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y के हर बार ये मान अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है ना, हर बार मान इतने के लिए अलग अलग मिल रहे हैं। कहीं भी कोई भी रेखा फलन को 2 बार नहीं काट रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 से पाई पर अगर आप देखना भी चाहोगे तो 0 से पाई पर ये जो हमारा फंक्शन है cos x, जो हमारा फंक्शन cos x है, ये क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना। 0 से अगर आप पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाहे 0 हो, π/6 हो, π/4 हो, π/3 हो, π/2 हो, या और भी वैल्यू पाई तक की जो भी होती है, ठीक है ना, π/2 हो, 3π/2 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे -1 और 1 के बीच में हर एलिमेंट्स की अलग इमेज बनेगी। यहाँ के डोमेन की हर एलिमेंट्स की आप इनकी वैल्यूज इधर लिख लो, इनकी वैल्यूज आपको 180 तक तो पता ही होगी, लिख के आप जब उसको वो करोगे तो हर एलिमेंट्स की इमेज अलग बनेगी और उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और onto हो जाएगा। अब वही बात यहाँ पर भी है कि क्या हम केवल इतने पार्ट को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे आप 0 to पाई के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लो, चाहे पाई से 2 पाई के लिए कर लो, चाहे 2 पाई से π/2 कर लो, या इधर 0 से -π/2 कर लो, सारे डोमेन क्या है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लो, आप थोड़ी सी एरिया पे ले लो, भाई हम इतना फलन का ग्राफ लेते हैं उस फंक्शन के लिए, चाहे आप कोई भी फंक्शन लो, आप यहां से ले लो पाई से लेकर के 2 पाई तक ले लो, ठीक है ना, पाई से लेकर के 2 पाई तक भी ले सकते हो, उसके लिए भी फलन क्या होगा, 1 1 onto होगा। अगर हम 2 पाई से लेकर के 5π/2 तक ले लेते हैं, उतने एरिया के लिए भी फलन क्या होगा, 1 1 और onto होगा। बट है क्या, है वही सिचुएशन कि भाई जो पहले से मैथमेटिशियन मानते हैं कि भाई हम इतने को ही लेंगे, क्योंकि इसको उन्होंने क्या माना है, इस फलन की
प्रिंसिपल ब्रांच माना है, मेन शाखा माना है, मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माना है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग भी इसको ही करेंगे। तो ये जो cos x है, अगर हम इसके डोमेन को r ना करके 0 से पाई लें, ठीक है, और 0 से पाई और इसकी रेंज वही -1 से 1 रखें, तो इतने फंक्शन के लिए ये फंक्शन 1 1 और onto होगा, और जब 1 1 और onto होगा तो फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका हम डोमेन इसका इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्वर्स फंक्शन। ये है आप लोगों के इन्वर्स फंक्शंस की ग्राफ, ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, बस इसी ग्राफ को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इसको मूव करा दिया गया, एक चक्कर ऐसा रोटेट कराएंगे तो x y की जगह पे पहुंच गया और y y डैश है, एक ही चीज है, चाहे आप फिर एक बार इस तरह करके और फिर एक ऐसा घुमाने वाला होता है ना फिरंगी, ऐसा घुमा दो, जब ये y यहाँ पे आएगा तो फिर ये y यहाँ चला गया, तो y लिखेंगे नहीं, x अपनी जगह पर रहेगा, बट हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1 है, ठीक है। अब ये चीज हमारे x कहां से लिए जाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू है ना, x डोमेन से लिए जाता है, x की वैल्यू तो हमेशा कहां से लेंगे, डोमेन लेंगे, तो जो हमारा डोमेन है ये क्या हो गया, अधिकतम 1 हो गया और न्यूनतम -1, सारी ग्राफ 1 से लेकर के -1 के बीच में है। तो हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1। ये जो cos इन्वर्स x है इसका डोमेन हो गया -1 से 1, ठीक है। डोमेन क्या हो गया, x की वैल्यू हम 1 से लेके -1 के बीच ही रख सकते हैं, x अक्ष पे x की वैल्यू, और x का मान हम डोमेन से लेते हैं, और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज जो है तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर ली है, ठीक है ना। ये जो इसका डोमेन था वही इसका रेंज बन जाएगा 0 से लेकर के पाई। ये देखो cos 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक, इतने में इसके सारे मान आ जाते हैं, जितने भी मान होते हैं cos में सारे मान आ जाते हैं, प्लस वाले माइनस वाले, फिर आगे वही मान बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक ग्राफ्स बनते हैं, आवर्ती फलन बनते हैं, और सारे मान बार बार रिपीट होते हैं प्लस माइनस साइन के साथ में। तो हमारा ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, बट बनाना नहीं है इसलिए पहले से पता बताया। इसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, और रेंज क्या हो गया 0 to पाई। आपको यही चीज याद रखनी है कि डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। साथ में क्या याद रखना है, प्रिंसिपल ब्रांच, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गई हमारी 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है ना। इसका जो मुख्य मान शाखा है वो क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होते हैं, ये y होते हैं, fx होते हैं। ये जो रेंज है ये कहाँ मिलता है, हमारा कोडोमेन में मिलता है, और वो क्या कहलाते हैं, y कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके पाई तक, जबकि x के मान कहाँ से कहाँ तक रखने हैं, -1 से बड़े और 1 से छोटे या 1 के बराबर। तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया, और यही इसके लिए क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है। प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। अब हम चलते हैं tan x को देखते हैं, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। ओके, अब है tan x के लिए, ठीक है ना। तो tan x का डोमेन आपको पता है, उस दिन बताया गया था, x डोमेन, tan x का डोमेन x such that x belongs to R और x does not equal to this 2n plus 1 into pi by 2। क्यों? क्योंकि tan x बराबर होता क्या है, tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो जब हम डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू, x के वो मान, ठीक है ना, x के वो मान, ठीक है ना। fx बराबर मान लिया, रखिए tan x, तो x के वे मान जिनके लिए फलन डिफाइंड है वो डोमेन में होते हैं। बट जब हम x बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो x बराबर 90 डिग्री पर वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी पे कोई भी फलन डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी कोई संख्या तो है नहीं, ठीक है ना, मतलब पाई बाई 2 पे नहीं डिफाइंड है। फिर हम अगर x बराबर इसी तरह से 3 पाई बाई 2 पे जाते हैं 270 डिग्री पर, तो फिर से क्या आता है,
इनफाइनाइट आता है तो वहां पे भी डिफाइंड नहीं है। इसी तरह 5π/2 करेंगे, वहां पे भी इनफाइनाइट आएगा, वहां पे भी डिफाइंड नहीं है। इसी तरह -π/2 रखते हैं तो tan -π/2 माइनस इनफाइनाइट, वहां भी डिफाइंड नहीं है। -3π/2 पर भी डिफाइंड नहीं है। मतलब कि जो ऑड नंबर है, पाई की ऑड वैल्यू है, π/2, 3π/2, 5π/2, इनके लिए tan क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो x की हम इस तरह से वैल्यू नहीं रख सकते। देखो n बराबर 0 रखेंगे तो π/2 आएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 1 3π/2, n बराबर 2 रखेंगे तो 5π/2, इस तरह से संख्याएं आएंगी। तो x की वैल्यू ये संख्याएं नहीं हो सकती। बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए इसका डोमेन क्या है, या ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो और रेंज क्या है इसकी, रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये रहा इसका ग्राफ tan x का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री हो गया, tan 0 का मान 0 होता है, sin 0/cos 0। फिर जैसे जैसे हम मान बढ़ाते जाते हैं तो उसके मान क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। tan 45 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। फिर 45 से जैसे ही आगे बढ़ा √3 पे गया 1.732, और आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, tan 90 पे जैसे ही हम पहुंचेंगे ये tan 90, तो tan 90 पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये tan 90 की लाइन है, इसने इसको इसलिए नहीं छुआ क्योंकि फिर वो डिफाइंड ही नहीं है वहां पे, और जब डिफाइंड नहीं है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बगल से बना हुआ है। ठीक है ना, इस लाइन के π/2 को शामिल नहीं किया उस ग्राफ में। ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल टाइप में π/2 नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम माइनस में वैल्यू लेते जाएंगे, ठीक है, -π/6 है, -π/3 है, -π/4 है, फिर -π/2 पर फिर से माइनस इनफिनिटी आ गया तो फिर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से हमको इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसका डोमेन है। तो अब हम इसके डोमेन पे अगर हम चेक करें, इसको चेक करें तो क्या ये फंक्शन 1 1 और onto है। तो अगर हम x के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो देखोगे कि वो सारे ग्राफ को काटती हुई जाएगी। इसका मतलब कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है ना, onto तो रेंज में -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो हो सकता है कि onto हो जाए विभिन्न विभिन्न मानों के लिए, बट ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनवर्स तो निकालना ही है, और इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 1 और onto होना जरूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें हम बाउंड्री लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसमें हम बाउंड्री लगाएंगे कि भाई इतने से लेके इतने तक के लिए ले लेते हैं। तो इसमें देख रहे हो ये सारे ग्राफ अलग से अलग दिख रहे हैं। ठीक है ना, सारे ग्राफ अलग से अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रखते जाए, ये y का हमें एक ही मान मिल रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे रखते जाए y का एक ही मान मिल रहा है, मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से π/2 से -π/2 के बीच में लें, π/2 से -π/2, कि देखो x की वैल्यू कुछ भी, यहाँ पे x के मान रखे जाते हैं ना, x वाला अक्ष x की मान, तो y का एक ही मान मिल रहा है। ये देखो, तो अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें π/2 से -π/2 को, और फिर देखें तो ये फिर ये -π/2 से π/2 के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये 1 1 फंक्शन होगा, onto तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, किस तरह से बना दें इसके डोमेन को, इस तरह से इस फंक्शन को बना दें tan x फ्रॉम -π/2 π/2 फ्रॉम -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल। इधर भी आप ओपन इंटरवल रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने इसमें -π/2 और π/2 को तो इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हमारा फंक्शन आ जाए, ठीक है, इस तरह से हमारा फंक्शन, यहाँ पे माइनस ओपन इंटरवल रखते हैं, ओपन इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे π/2 इंक्लूड नहीं है इस ग्राफ में, -π/2 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इतने ग्राफ को, इतने के लिए केवल डोमेन लेते हैं और फिर चेक करते हैं तो हमारा ये फंक्शन 1 1 onto हो जाएगा। ठीक है ना,
तो अकेले केवल इतने नहीं, आप चाहो तो ये भी एरिया ले सकते हो, 3π/2 से लेकर के π/2 के बीच भी ले सकते हो। इसके बीच भी ये फंक्शन क्या होगा, 1/2 होगा। इसी तरह से चाहो तो -π/2 से -3π/2 ले लो, -π/2 से -3π/2 के बीच का हिस्सा ले लो, यहाँ के लिए भी वो फंक्शन। तो बहुत सारे बाउंड्री आते हैं, अकेला -π/2 से π/2 नहीं है। आप चाहो तो tan का डोमेन क्या ले लो, π/2 से 3π/2 ले लो, रेंज वही रखो, या -π/2 से -3π/2। इतने फंक्शन, इतने अंतराल के लिए वो फंक्शन क्या होगा, 1/2 होगा। पर फिर वही बात आ गई कि फिर हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि इसको मैथमेटिकल एसोसिएशन ने क्या माना है, मेन ब्रांच माना है, ठीक है ना। इस tan x की मेन ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच माना है, इसलिए हमने केवल इतना ही फंक्शंस लिया, ठीक है। तो इतने फंक्शंस के लिए जब tan x क्या है, 1/2 है, तो फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स, मतलब प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो tan इनवर्स x निकाल लेते हैं। tan इनवर्स जब प्रतिलोम निकालते हैं तो आपको पता है कि प्रतिलोम का मतलब हमने इसको ऐसा घुमा दिया, ठीक है ना, उल्टा कर दिया, x अक्ष को y अक्ष पे ले गए, y अक्ष को x अक्ष पे ले गए। जब इसको हमने ऐसा घुमाया तो ये हमको इस तरह से tan x का एक ग्राफ मिल गया, ठीक है ना। tan x का ग्राफ मिल गया। tan x के ग्राफ में ये देखो, ये x एक्सिस में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, और x की वैल्यू पुट करने पर हम ग्राफ को देख रहे हैं कि अनंत तक जा रहा है। कुछ भी वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, ये कहां जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। इधर पे देखा -∞ पे जा रहा है। तो x की वैल्यू पुट करने पे ये जो tan इनवर्स x है, इसका मान -∞ to ∞ मिल रहा है। x की वैल्यू 1 2 3 पुट करने पर हमको कैसी वैल्यू मिल रही है, +∞ से लेकर के -∞ तक। तो इसका मतलब जो इसका जो क्या है, इसका जो हमारा डोमेन है, डोमेन क्या हो जाता है, जो tan x का डोमेन वो क्या बन जाता है, tan इनवर्स x के लिए वही क्या चीज बन जाती है, रेंज बन जाती है, और उसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाती है। तो इस तरह से जो tan x का डोमेन है वो क्या बन जाएगा, x की हम बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं ना, कुछ भी मान रख सकते हैं, कहां तक है, -∞ +∞ तक और -∞ तक, और ठीक है ना। और ये फलन किसके लिए परिभाषित है, कहां से कहां तक के लिए, π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में ये 1 और 2 है। तो जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो हो गया -∞ से +∞। इस पे भी हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि -∞ से +∞ तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हम ये x की वैल्यू है, x के मान है, वो कहां से कहां तक ले सकते हैं, -∞ से बड़े और ∞ से छोटे। इक्वल नहीं रखते क्योंकि ∞ कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये अनंत तक जा रही है ना ग्राफ, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन में हम x के मान कुछ भी रख सकते हैं। और जो इसकी रेंज है वो है -π/2 से, ये भी ओपन इंटरवल रखते हैं, π/2, ठीक है। इसकी रेंज π/2, अधिकतम π/2 है ना, ठीक है। उसके बाद π/2 ∞ पे चला जाएगा, और इधर -π/2। जो फंक्शंस की रेंज है वो π/2 से -π/2 है, ठीक है। तो ये जो हमारा y है, x ऐसे रखने पे y का मान -π/2 से π/2 के बीच में मिलता है। x की वैल्यू -∞ से +∞ पुट करने पर y की वैल्यू हमको क्या मिलती है, -π/2 से π/2 के बीच में मिलती है। tan इनवर्स x का मान -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा, और यही हमारी कहलाती है प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहलाती है प्रिंसिपल ब्रांच, -π/2 से लेकर के π/2। y की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच बताती है, और ये -π/2 से क्या है, π/2 के बीच में है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल ब्रांच तो ध्यान ही रखनी है कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है। -π/2 से π/2, y इक्वल टू ऐसा आएगा व्हेन x इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x का। हमने sin इनवर्स x ग्राफ देखा, cos इनवर्स x का देखा, tan इनवर्स x का देखा, इसका डोमेन और रेंज भी देख लिया, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच भी देख ली कि इनकी प्रिंसिपल ब्रांच कहां कहां पर होती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे
बाकी के बचे हुए सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।